तो इससे पहले हम लोगों ने पावर शेयरिंग को देखा कि पावर शेयरिंग कैसे काम करती है, पावर शेयरिंग होता क्या है और पावर शेयरिंग किन किन ऑर्गन्स के बीच में जो है अपने आप को डिवाइड करती है। तो पहले वीडियो में हमने पावर शेयरिंग के इंट्रोडक्शन को देखा। तो आज जो हम लोग करेंगे बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम बेसिकली है क्या? बेल्जियम जो है ये एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का। अब यूरोप जानते होंगे, यूरोप जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का। तो यूरोपियन कंट्रीज में से एक कंट्री बेल्जियम है, जो कि हमारे स्टेट ऑफ हरियाणा जो है, हरियाणा स्टेट से भी क्या है वो छोटा है। इसकी जो बाउंड्रीज है, जो बाउंड्री शेयर करती है, इसके जो नाइबरिंग कंट्रीज है वो सबसे पहले फ्रांस है, नीदरलैंड्स है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। यह है इसकी इंट्रोडक्शन। अब इसके अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो पॉपुलेशन लगभग इसकी जनसंख्या जो है वो 1 करोड़ के लगभग है, जो हरियाणा से भी कम है। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ की लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर में जो है हम देखेंगे कि लैंग्वेज को ही लेकर के इसमें सबसे ज्यादा डील किया गया है। कि इसमें देखेंगे जो फ्लैमिश रीजन है, फ्लैमिश रीजन बेसिकली ये है, ये वाला भाग जो है, ये जो आप सफेद देख रहे हैं, ये फ्लैमिश रीजन है। तो फ्लैमिश रीजन में क्या है, 59% जो है वो डच बोलने वाले लोग हैं। दूसरा है वलोनिया रीजन। ये वाला जो रीजन है ये वलोनिया रीजन है। और यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा, वो है 40%। और जो रिमेनिंग जो एरिया है, जो बाकी के बचे एरिया, वो इतने में आते हैं 1%। ठीक है, 1% जो बचे हुए लोग हैं वो बोलते हैं जर्मन भाषा। अब देखिए कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में देखते हैं कि वहां पे क्या, किस तरह का जो कौन सा भाषा वहां पर सबसे ज्यादा जो लोगों के द्वारा बोला जा रहा था, वो फ्रेंच भाषा 80% लोग वहां पे बोलते थे। जो कैपिटल सिटी का ब्रसेल्स में, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, तो वहां पे 80% लोग जो है फ्रेंच में बातें करते थे और 20% जो लोग थे, बाकी 20% वो डच को लेके डील करते थे। डच दे वर स्पीकिंग डच। तो अब आगे देखिए इसी में क्या हुआ कि दोनों जो था, तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 स्पीकिंग कम्युनिटी थी। एक थी कौन सी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब इसके चक्कर में क्या होता है कि दोनों आपस में क्या हो जाता है, दोनों में टेंशन आ जाती है। तो टेंशन जो आपस में जो टेंशन होने का जो रीजन था वो बेसिकली 2 रीजन था। पहला रीजन, जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, यानी कि फ्रेंच जो बोलने वालों की संख्या कम थी, लेकिन वो लोग क्या थे, अगर देखा जाए तो वो लोग अमीर थे और क्या थे, शक्तिशाली, पावरफुल थे। तो जाहिर सी बात है, those who will be powerful and rich, they will get benefit more। और वहीं पे देखा जाए जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जिनको बहुत बाद में इकोनॉमिक और एजुकेशन जो डेवलपमेंट था वो बाद में उन लोगों को उसका जो है बेनिफिट मिलता था। तो इसी ये दोनों जो रीजंस था, दोनों के आपस के बीच में भिड़ंत होती थी दोनों में। कहीं ना कहीं सरकार का भी जो वहां पे जो गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट देखिए हमेशा वही चाहती है, क्या चाहती है कि जिससे उनको फायदा हो, फायदा इन द सेंस की इन टर्म्स ऑफ बिजनेस फंड्स जहां से मिलेंगे, कहीं ना कहीं सरकार उसी तरफ जो है उसको सहायता करने की। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि जो दोनों स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में, यानी कि डच और फ्रेंच में, दोनों में आपस के जो टेंशन होने की वजह जो थी, तो उसमें सरकार ने क्या किया कि 1970 से सरकार जो गवर्नमेंट थी वहां की, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ चेंजेस करने की कोशिश की। यानी कि साल 1970 1970 से लेके 1993 तक उन्होंने क्या किया कि 4 times they had changed their constitution. Why? Only because of tensionize or between both the speaking communities. तो अब देखिए उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए।
चेंजेस इन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले जो था, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द गवर्नमेंट। सबसे पहला ये क्या कि जो है जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे सरकार में, वो दोनों बराबर होंगे। जब बराबर होंगे देयर विल बी नो एनी मोर टेंशन। तो दूसरा आप देखते हैं, दूसरा, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। क्या हुआ कि कुछ स्पेशल अलग से कानून बनाए गए जिसमें क्या रिक्वायर की जरूरत थी, कुछ सपोर्ट मेंबर्स की, स्पेशल सपोर्ट मेंबर्स की, जो हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से, यानी कि डच से भी और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से भी, दोनों से होंगे। और वहां पे क्या होगा कि कोई भी जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा, यानी कि लॉज बनाए जाएंगे पार्लियामेंट में या फिर जो है गवर्नमेंट के अंदर में कोई भी कानून बनाया जाएगा, तो कोई भी एक जो है पार्टी या फिर कोई एक स्पीकिंग कम्युनिटी डिसीजन नहीं लेगी, यानी कि दोनों तरफ से जो है बराबर हाथ भर जाएगा, तभी जो है कोई कानून या डिसीजन जो है वो कानून में बदलाव हो सकता है। तो एक ये नया स्पेशल लॉज था, ठीक है। अब नेक्स्ट है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट में जो है किसी तरह का भी कोई हस्तक्षेप या फिर कोई किसी तरह का जो है डिस्टर्बेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य सरकार है वो क्या करेगी, वो अपने मन मर्जी से वो कोई भी जो है जो डिसीजन है वो ले सकता है। जैसे कि आप अगर देखें हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं ऐसे ही है पावर शेयरिंग में। जैसे कि अगर स्टेट्स मिनिस्टर्स, अब जैसे हमारे बिहार में अगर नीतीश कुमार जी अगर कुछ वो बदलाव करना चाहे बिहार में, तो देयर कैन नॉट बी सबऑर्डिनेट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो अपनी सरकार है तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन कुछ जो है अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है या पब्लिक प्लेसेस है जो सेंट्रल के हाथ में आता है, तो वहां सेंट्रल अपने आप वो डिसीजन लेती है, उसमें स्टेट फिर कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ बेसिकली ये जो कानून है क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर कोई भी डिसीजन अगर लेती है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये कानून। दूसरा देखिए, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द communities have equal representations। यानी कि ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी था बेल्जियम का, तो वहां पे क्या हुआ कि एक अपना उसकी एक अपनी सरकार। देखिए रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो वलोनिया रीजन था, फ्लैमिश रीजन था, यानी कि 59% जो कहाँ के थे, फ्लैमिश रीजन, ठीक है, और दूसरा 40% जो वलोनिया रीजन, ठीक है, ये सब जगह का नाम है। तो ये क्या, ये दोनों जगह में एक अलग सरकार थी। और जो कैपिटल सिटी जो ब्रसेल था, ठीक है, इसमें क्या हुई, इसकी अपनी सरकार, ठीक है, कैपिटल था, कैपिटल सिटी होने का जो है अपना फायदा। तो कम्युनिटीज है इक्वल, और उसमें भी क्या था कि इन विच बोथ द कम्युनिटीज, दोनों समुदाय से, दोनों स्पीकिंग कम्युनिटीज के जो मेंबर्स होंगे वो बराबर होंगे। चलिए अब नेक्स्ट है जो आखिरी है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज आल्सो अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब देखिए ये कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ये एक जो है अलग सरकार दिख रही है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेसिकली ये जो डील करती थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम था ये कि ये जो है जैसे रिलीजियन मुद्दे को देखना, धार्मिक, ठीक है, रिलीजियन हो गया, ट्रेडिशंस एंड कल्चर को देखना, जो रीति रिवाज है संस्कृति में, उसमें अगर कुछ बदलाव लाना है या फिर किसी तरह की जो है अमेंडमेंट करना है, तो उसको वो कम्युनिटी गवर्नमेंट वो डिसीजन लेते थे। उसमें फिर स्टेट और सेंट्रल का हस्तक्षेप नहीं होता था। जैसे कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो जो बेल्जियम में जो था, कितने तरह की सरकार थी, देयर वर थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट, देयर वर 3 टायर गवर्नमेंट और 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमने देखा कि देयर वाज अ
क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक यहाँ स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यहाँ हो गई, और इन दोनों के अलावा क्या था, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बेसिकली उसे बता देता है कि रिलीजियन, कल्चर एंड ट्रेडिशन को, इन सब के डेवलपमेंट को वो देखता था, और फिर सेंट्रल स्टेट वो हम लोग कहीं ना कहीं वाकिफ है। देखिए